गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स in which more than 100 amino acids linked with peptide bond, that's called protein। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 अलग अलग स्टेज के अंदर स्टडी करते हैं। हमारे बुक में एनसीईआरटी में ओनली 3 स्टेज दिया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट चेन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको स्टार्टिंग 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वेलिन है VAL, ग्लूटामिन GLU, हिस्टीडीन HIS, एलेनिन ALA, ग्लाइसिन GLY। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको 3 जो लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट चेन है उसमें हम क्या करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट चेन है उसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड का स्टडी करते हैं। ठीक है, number of amino acids and their sequence in polypeptide chain are known as primary structure of protein. Number of amino acids and sequence of amino acids in polypeptide chain are known as primary structure of protein. तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल हम एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस की बात करते हैं कि एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, और ये बहुत यूनिक सीक्वेंस होता है। अगर किसी प्रोटीन के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को हम चेंज कर दें, एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को अगर चेंज कर दें तो उस केस में प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड देयर सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। इफ एनी वन एमिनो एसिड्स change in polypeptide chain, then change its physical or chemical properties or drastic change in their properties. So primary structure of protein is very important about the sequence, very important, and gives information about the sequence of amino acids. For example, in hemoglobin protein, if one amino acid glutamine replaced by valine, in hemoglobin glutamine amino acid replaced by valine, then completely change the properties or biological activity of hemoglobin। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर ग्लूटामिन को हम वैलिन से रिप्लेस कर दें, देन अराइज द सिकल सेल एनीमिया डिजीज। सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाता है पर्सन के अंदर। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और कैरियर की तरह बिहेव करता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरियर के फॉर्म में यूज में लेते हैं हीमोग्लोबिन को। बट अगर अपने पास क्या होगा, ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया तो उस केस के अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाता है, यानी ब्लड जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, और ब्लड का डेफिशिएंसी हो गया तो डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। किसी एक एमिनो एसिड के सीक्वेंस को भी हम चेंज कर दें तो उस केस में उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है। ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाता है। दैट्स कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हमारे पास लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसमें हम एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को स्टडी करते हैं। सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं उनमें फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और कैसे, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन रेसिड्यूज ऑफ NH एंड कार्बोनिल ग्रुप इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसमें जो रेसिड्यूज रह गया NH और C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो रह गया है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होता है, फोल्डिंग होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो अपने पास स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन था उसमें इस तरह से फोल्डिंग जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फोल्डिंग है वो स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो रेसिड्यूज थे NH और C डबल बॉन्ड, वो कार्बोनिल ग्रुप और NH ग्रुप जो रेसिड्यू के फॉर्म में थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर देता है। सो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन gives the manner in which the polypeptide chains are folded or arranged। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्डेड होना स्टार्ट हो जाता है, फोल्डिंग के फॉर्म में अरेंज होना स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर gives the manner, the secondary structure gives the manner in which the polypeptide chains are folded or arranged, in which the polypeptide chains are folded or arranged, so it's called secondary structure of protein। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग स्टार्ट हो रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसको बेसिकली हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो डिवाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब देखो नेम से पता चल रहा है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है एक एक्सिस के अराउंड जो है वो कॉइल के फॉर्म में होता है, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है, जिसमें एक फोल्ड पे जो NH ग्रुप है वो सेकंड फोल्ड के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड हेलिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जो स्क्रू के जैसा होता है, राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिक्स है, इसमें अगर हम ये एक्सिस अज्यूम कर लें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन है। और ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें एक फोल्ड के ऊपर जो NH ग्रुप है वो नेक्स्ट फोल्डिंग के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये NH आ गया सेकंड फोल्ड के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप, ये NH आ गया सेकंड फोल्ड के ऊपर कार्बोनिल, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बोलेगा अल्फा हेलिक्स में, इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म all possible types of hydrogen bond by twisting into a right-handed screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the carbonyl group of an adjacent turn of
देखो वापस देखिए स्ट्रक्चर क्या बोला हमने, इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्टेड, पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्टेड in right-handed screw with the NH group of each amino acid residue, hydrogen bonded with adjacent carbonyl group of adjacent amino acids, carbonyl group of adjacent amino acids। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, राइट हैंड साइडेड स्क्रू स्ट्रक्चर है जिसमें NH ग्रुप रेसिड्यू जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो एक फोल्ड पे NH, सेकंड फोल्ड के ऊपर कार्बन ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में होता है। ये NH ग्रुप आ गया, ये NH आ गया। तो यहाँ पर ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो रेसिड्यूज हैं NH और C डबल बॉन्ड ग्रुप जो होते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांस फॉर्म में होते हैं। In this structure, the peptide groups are trans to each other. Peptide groups are trans to each other. ठीक है, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्यों है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पर ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हो NH ग्रुप, और ये जो C डबल बॉन्ड हो NH ग्रुप है, ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस कैसे शो करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसके अंदर रेजोनेंस शो करता है, और जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये जो बॉन्ड है CN बॉन्ड है, इसमें क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और हमको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगा, जब हमारे पास डबल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, बट जो डबल बॉन्ड होता है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो उस केस में टू आइसोमर्स फॉर्म होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पर जो CN बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इसमें क्या होता है, स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है। ठीक है, कंप्लीटली इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस के अंदर यहाँ पर टू आइसोमर्स फॉर्म होंगे, एक बनेगा सिस और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो सिस आइसोमर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है अगर सिस आइसोमर बनेगा तो। ठीक है, सिस आइसोमर्स के अंदर क्या होगा, अपने पास एल्काइल ग्रुप्स में रिपल्शन होता है, इसलिए यहाँ पर जो पेप्टाइड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांस फॉर्म में होते हैं। तो ट्रांस स्ट्रक्चर जो है वो इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो ग्रुप होता है ट्रांस फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो रिजिडिटी आ जाती है इसके अंदर, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं वो ट्रांस फॉर्म में होता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकंड हमारे पास है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब देखो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं पैरेलल एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से पैरेलल अरेंज होता है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और उनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसलिए तो क्या बोलते हैं, शीट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एक शीट बन गई। ठीक है, और ये जो शीट होती है वो एक दूसरे पे इजीली स्लिप हो सकता है।
ठीक है ना। ये जो शीट्स स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में नहीं आता, आपको पता है ये चीज। तो यहाँ पर जो शीट्स हैं वो एक दूसरे पर इजीली स्लिप हो सकता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली किसमें होता है, सिल्क प्रोटीन के अंदर होता है। ठीक है, जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट होता है, एक दूसरे पर वो बहुत इजीली स्लिप होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, अगर इसकी बात करें तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या नोट करते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स और polypeptide chains are stretched out to nearly maximum extension, stretched out to nearly maximum extension, and then placed side by side, in zigzag manner, side by side in zigzag manner, to form a flat sheet, to form a flat sheet. Each chain is held to the two neighboring chains by hydrogen bond. Two neighboring chains by hydrogen bond. अब देखो यहां पर मैंने इस तरह से लिखा RCH, ठीक है। ये अपने पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या कहा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है उसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहां पर स्ट्रेच करके उनको पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। C डबल बॉन्ड NH, then CHR, C double bond O, NH, CHR, ठीक है, C double bond O। सेकेंड जो चेन है ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, और सेकेंड चेन जो होता है उसको भी हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं बट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, CHR and H। तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, CHR and H, C डबल बॉन्ड O, अगेन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, देन CHR, CHR then NH, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, इसके अंदर इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनको हमने स्ट्रेच करके एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज किया है, जिसमें क्या आ रहा है अपने पास, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ पर अपने पास NHCO ग्रुप, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हमने इनको अरेंज कर दिया। तो ये जो अपने पास पैरेलल शीट्स हैं उनको हमने सेम अरेंजमेंट या अपोजिट अरेंजमेंट में हमने इसको अरेंज किया, और यहाँ पर जो दोनों शीट्स हैं उनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर जो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है वो नेबरिंग टू चेन्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में होता है। सो इट्स कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने नोट किया अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो भाई, टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उस टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीटली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग होती है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो अपने पास फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बन गया अपने पास।
ठीक है, किसी भी तरह से इनके अंदर फोल्डिंग पॉसिबल होता है, और फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फाइड बॉन्डिंग और फास्फोरिक बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये क्या होता है, ग्लोब्यूलर शेप के अंदर होता है। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उस टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या नोट करते हैं, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, the tertiary structure of protein represents overall folding of the polypeptide chain, overall folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure, ठीक है, it gives rise to two major molecular shape, it gives rise to two major molecular shape, fibrous and globular. The main forces which stabilize the secondary and tertiary structure of protein are hydrogen bond, disulfide linkage, and van der Waals attraction forces. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें और ज्यादा फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इससे ग्लोबुलर या फाइब्रस स्ट्रक्चर बनता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होता है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक और क्वाaternary स्ट्रक्चर भी होता है, बट क्वाaternary स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसमें टू सब पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो आपस में इस तरह से लिंक होता है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, टू टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की हैं वो आपस में क्या होती है, लिंक हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे।